बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कोडिंग क्रेज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिग ओ नोटेशन। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। Big O notation is used to measure how running time or space requirements for your program grow as input size grows। यानी जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम का इनपुट साइज़ हम बढ़ाते जाएंगे तो उस प्रोग्राम को रनिंग टाइम को उसके प्रोग्राम के रनिंग टाइम को मेजर करने के लिए हम बिग ओ नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब रनिंग टाइम क्या है? आ टाइम इट टेक्स टू एग्जीक्यूट अ पीस ऑफ कोड, यानी हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसको हम कहते हैं रनिंग टाइम। ठीक है, मतलब उसको प्रोसेस करने का हमारे प्रोग्राम को। एग्जांपल है, एग्जांपल से समझते हैं। साइज़ ऑफ एरे इज़ 100। जब हमारी एरे का साइज़ 100 था तो हमारा उस प्रोसेसिंग टाइम था 0.22 मिली सेकेंड्स। जब हमने 100 से इंक्रीज़ किया ना साइज़ 1000 तो हमारा टाइम भी लीनियरली इंक्रीज़ हो गया। इसका मतलब है कि लीनियर फंक्शन एग्जिस्ट करता है, यानी जैसे जैसे आपने साइज़ का अपनी एरे का साइज़ बढ़ाते जाओगे आपका टाइम भी इंक्रीज़ करता जाएगा। तो यहाँ पर लीनियर फंक्शन की इक्वेशन हमें पता है, मैथ्स में हमने पढ़ी होगी, टाइम इज़ इक्वल टू a n+b। अब इसका हम यहाँ पर ग्राफ से भी देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपका साइज़ का एरे है जी 5। ठीक है, ठीक है, तो आपका टाइम भी साथ साथ बढ़ रहा है। और हमने अब हमारे एरे का साइज़ हो गया जी 10, तो हमारा टाइम भी साथ साथ इंक्रीज़ हो रहा है। यानी जैसे जैसे आप साइज़ बढ़ाते जाओगे आपका टाइम भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास इक्वेशन है, हमें पता है लीनियर फंक्शन की इक्वेशन होती है ये वाली। अब हमने इसमें से फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म निकालनी है। अब बी हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, और ए कांस्टेंट है जो हमारे एन यानी साइज से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो हमने फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म इस इक्वेशन निकालनी है। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म कौन सी है? अब देखिए हमारे पास एन है। अब हमें नहीं पता एन का क्या साइज़ है। अब एन हमारे पास 100 हो सकता है, हमारे पास 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है। तो आप जब उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते जाओगे इसका मतलब ये है कि आपके एन पे डिपेंड करता है। तो जैसे सबका एन साइज़ अगर आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपका ग्रोइंग टर्म हमारी ए एन है। हमने इसको अपने निकाल लेना है क्योंकि हमारी फास्ट ग्रोइंग टर्म है इक्वेशन से। अब हमारे पास ये आ गया। अब जो इसके साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है हमने उसको ड्रॉप कर देना है। तो हमारे पास बिग ओ एन यानी ऑर्डर ऑफ एन लीनियर टाइम को डिनोट करता है ये। तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा इसका। अच्छा, अब इसका हमारे पास क्या रीज़न है जो कि हम बिग ओ नोटेशन यूज़ करते हैं टाइम के लिए। हालांकि हम टाइम के लिए सेकंड्स भी तो यूज़ कर सकते हैं कि भाई इस प्रोग्राम को प्रोसेसिंग में इतना सेकंड्स लगे, लेकिन हम इसको बिग ओ नोटेशन यानी मैथमेटिकल फॉर्म टर्म की तरफ जाते हैं, मैथमेटिकल की मदद लेते हैं, हेल्प लेते हैं। क्या रीज़न है? द रीज़न वी आर यूजिंग मैथमेटिकल फंक्शन टू मेजर द टाइम रिक्वायरमेंट इज़ बिकॉज डिपेंडिंग किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंडिंग अपॉन दी कंप्यूटर यानी हार्डवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी आर यूजिंग। यानी हमारा जो टाइम है यानी हमारे प्रोग्राम को कितना टाइम लगने वाला है वो हमारे हार्डवेयर पर और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब हर कोई जो है अपनी कोई प्रोग्रामिंग, इतनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं तो हर कोई अपनी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अपना प्रोग्राम ये फॉर एग्जांपल सेम कोड लिखता है। तो अब हमारे पास जो है अगर फॉर एग्जांपल उसने लिखा कि एरे का 100, एक ने C++ में लिखा और एक ने दूसरे कंप्यूटर में पाइथन में लिखा, तो दोनों के जो है रनिंग टाइम डिफरेंट यानी टाइम डिफरेंट आ रहा है, प्रोसेसिंग में टाइम डिफरेंट ले रहा है। तो अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकली, तभी तो हमने इसको बोला कि रनिंग टाइम। हमने नहीं बोला कि कितना रन टाइम तो हम ये तब बोलते हैं ना कि भाई इसने हर जहाँ भी आप इसको प्रोग्राम को लिख लो आपका टाइम फिक्स रहेगा। ठीक है, यानी इतना ही टाइम लेगा। तो इस वजह से हम बिग ओ नोटेशन यानी मैथमेटिकल फॉर्म लेते हैं टाइम को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमारे पास हमने ग्राफ के थ्रू लीनियर टाइम समझ लिया कि किस तरह हमारा साइज़ बढ़ाते जाओ आपका टाइम साथ साथ बढ़ता जाएगा जैसे जैसे साइज़ बढ़ाते जाओगे। अब हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, हमारे पास ये जो एग्ज़ाम्पल है हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमारे पास आ रही है अब O ऑफ
वन यानी कांस्टेंट। ऊपर जो हमने पढ़ा था वो था हमारे पास लीनियर, ये हमारे पास है कांस्टेंट टाइम। अब हमारे पास एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं, हमारे पास सेम एग्जांपल्स हैं, पर अगर आप टाइम पर देखो, एग्जांपल है साइज 100 है, टाइम अगर आप देखो, ठीक है, वहाँ पर टाइम का आपका डिफरेंस ज़्यादा था, यहाँ पर आपका टाइम जो है माइनर डिफरेंस है, ठीक है, यानी ना होने के बराबर है। तो हम इसको कह सकते हैं ना कि कांस्टेंट टाइम यानी सेम टाइम में, ठीक है, टाइम नहीं बढ़ रहा, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन इतना थोड़ा डिफरेंस को हम कांस्टेंट लेते हैं, यानी कांस्टेंट टाइम क्यों बढ़ा ही नहीं, या इग्नोर कर देते हैं। आप साइज़ बढ़ाते जाओगे आपका टाइम चेंज नहीं हो रहा। जब ऐसा सिचुएशन, ऐसा केस आए तो हम इसको कहते हैं कांस्टेंट टाइम, यानी टाइम चेंज नहीं हो रहा, आप साइज़ बढ़ाते जाओगे तो, ठीक है। वहाँ पर लीनियर में डिफरेंट था। अच्छा, अब यहाँ पर हमें देखें तो हमारे पास ये देखो, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि आपकी एरे, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी एरे का साइज़ है जी 50, ठीक है, तो आपका टाइम जो है सेम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसको कह देते हैं 20 सेकेंड्स, फॉर एग्जांपल ले लो। अच्छा, अब आप साइज़ बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, अब 50 था, हमने 50 से कर दिया, क्या कर दिया, 70 कर दिया। तो अब 70 को ऊपर लेके जाओ ना, देखो टाइम टाइम नहीं चेंज हो रहा, वो ही सेम टाइम है 20 सेकेंड्स, ठीक है। फिर आप बढ़ाते जाओ, आपका टाइम जो है सेम रहने वाला है, ठीक है। तभी हमने इसको बोला कि ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टाइम, ठीक है। अब इस कांस्टेंट टाइम है, यानी हमने इसको कांस्टेंट ले लिया, ए कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है। अब कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो 1 से, हम कर सकते हैं, वही वैल्यू आती है। तो अब हम इसमें वही लगा लें, हम वही रूल, क्या रूल है कि आपने क्या कर देना है कि हमारे पास एक ही टर्म है ना, तो मतलब कोई मैक्सिमम टर्म नहीं है, तो यही टर्म लेकर चलेंगे। अब आपने इसमें कांस्टेंट की वैल्यू को क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है, ठीक है। और क्या बचा, ड्रॉप करके 1 बचा, तो आपका आ गया बिग O 1। अच्छा, अब हमारे पास हमने ऊपर 2 कंडीशंस देखी थी। अच्छा, हमारे पास वाई वी कंसीडर दीज 2 कंडीशन, जब हमने अपनी लीनियर फंक्शन की इक्वेशन निकाली, और अभी यहाँ पर भी जब हमने निकाली थी, ठीक है, यहाँ पर भी जब हमने निकाली थी, तो हमने क्या किया कि 2 कंडीशंस देखी, इनमें कि हमने ये 2 कंडीशंस को क्यों कंसीडर किया जब हमने इक्वेशन निकाली। अब यहाँ पर भी हमने कांस्टेंट में इक्वेशन निकाली, ठीक है, कि हमने सबसे पहले पॉइंट रखा कि आपने फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमारे पास एक ही टर्म थी, तो हम इसको ही लेकर चले। अब वो लीनियर में हमने an को लिया था क्योंकि n था उसमें, इस वजह से। और हमने दूसरे में क्या रखना है कि दूसरे में आपने ड्रॉप कांस्टेंट्स, तो इसमें हमने क्या किया कि हमने एक को ड्रॉप कर दिया, तो हमारे पास आ गया बिग O 1। अब ये कंडीशन इस वजह से हमने लेकर चली क्योंकि बिग O कहता है, रेफ़र करता है टू अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ n, यानी n जहाँ भी दिखे ना उसकी लार्ज वैल्यू को लो इक्वेशन से। अब हमारे पास ये टाइम की एक इक्वेशन है 5n का स्क्वायर प्लस 3n प्लस 20। अब आप इस इक्वेशन में n की वैल्यू पर फोकस करो कि यहाँ फर्स्ट टर्म में n का स्क्वायर आ रहा है, यानी n की जो भी वैल्यू होगी उसका डबल, स्क्वायर का मतलब यही होता है। अब अगली टर्म में सिर्फ n सिंपल प्लस 20, तो क्या बोला हुआ है कि बिग O क्या रेफर करता है, लार्ज वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू n का स्क्वायर लार्जर वैल्यू नहीं है। देखो, अब आप एग्जांपल ले लो, n की पावर 1000। अब 1000 को जब n की जगह पुट करोगी, ठीक है, और उससे 5 से मल्टीप्लाई करोगी, तो क्या आंसर आने वाला है, 5 मिलियन वैल्यू प्लस n की 3000 है, तो 3020। अब हमारे पास आखिर में देखो, ठीक है, यहाँ पे अगर देखो तो अब इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, ये इतनी लार्जर वैल्यू या ये 3020 वाली, ये वाली ना, तो इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो हम इसको लेके चलते हैं। तभी हमने इस बेसिस पे हमने यहाँ पर 2 कंडीशंस को कंसीडर किया, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, 5 कांस्टेंट को हम
इग्नोर करते हैं कांस्टेंट की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर हमने 5 ली है, हर केस में हमें पता नहीं होती कांस्टेंट की वैल्यू, एन की वैल्यू हमें दी होती है, जैसे यहाँ पर दी हुई है। इस वजह से हम इसको बिग ओ एन लेते हैं, ठीक है, यानी ओ ओ ऑफ एन। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास इनकी कुछ टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि कितनी टाइप्स हैं। एक तरह का टाइम नहीं है, लीनियर टाइम नहीं है। अभी हमने लीनियर टाइम पढ़ा था, कांस्टेंट टाइम, ठीक है, 3 और हैं इसमें। लीनियर टाइम, बिग ओ एन, पहली बात हो चुकी है। क्वाड्रेटिक टाइम के एन के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर एन की वैल्यू बढ़ गई, एन का स्क्वायर। क्यूबिक में एन का क्यूब, लॉगरिथम में अंदर लॉग एन, और कांस्टेंट में बिग ओ एन 1। अब हमारे पास एग्जांपल है लीनियर टाइम की, वहाँ पर हमने लीनियर फंक्शन की इक्वेशन देखी थी, ठीक है। अब हम प्रोग्रामिंग के हिसाब से देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में कैसे चलेगा। लूप है, हमारे पास लूप है, एक्स की वैल्यू 0 है और एन तक जा रहा है, तो आपको पता चलना चाहिए एन की वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसका क्या टाइम है, बिग ओ एन, क्योंकि एन पर डिपेंडेंट है ना, एन का जितना साइज उतना आपका टाइम लगेगा। अब सिर्फ हम अगर अंदर जो लूप के अंदर हमारे पास एक स्टेटमेंट है सी आउट एक्स, सिर्फ इस पर फोकस रखें, यानी कि सिर्फ प्रिंट हो रहा फंक्शन, ठीक है, सिर्फ प्रिंट हो रही है स्टेटमेंट, एक्स को प्रिंट कर रही है, तो कांस्टेंट टाइम लेगी। क्यों? क्योंकि एक्स किसी पर, देखो एक्स जो है प्रिंट होने पर किसी पर डिपेंडेंट तो नहीं है, यहाँ पर तो हम एन पर डिपेंडेंट है कि एन का कितना साइज है उतना आपका रनिंग टाइम भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसका टोटल टाइम फाइंड करें, क्योंकि हमारा एक ही यहाँ पर लूप लगा है, और ये सी आउट एक्स कितनी दफ़ा प्रिंट करेगा, जब तक जितनी दफ़ा एन, यानी एन तक चलेगा लूप, तो एन टाइम्स ये प्रिंट करेगा, तो एन इंटू बिगो 1। तो अब हमारे पास बिगो 1 जो है वो कांस्टेंट है, और एन जो है ग्रोइंग वैल्यू, क्योंकि ग्रोइंग फास्टेस्ट मतलब ग्रोइंग वैल्यू है, ठीक है, तो क्योंकि एन पर डिपेंडेंट करे। अब एन हमारे पास जितने टाइम्स एन होगा, मतलब एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हमारा ये लूप चलता जाएगा। तो ग्रोइंग वैल्यू हम लेते हैं बिगो एन, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है कोई, तो अगर होती तो हम इसको इग्नोर कर देते। तो बिगो एन इसका पूरा टाइम आ गया। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, y इज़ इक्वल टू 5 + 15 मल्टीप्लिकेशन 20। अब इसका टाइम जो है वो बिगो 1 है। अब क्यों बिगो 1 है हमें पता चलना चाहिए, प्लस ऑपरेशन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, तो कांस्टेंट टाइम लेगा। अब अगली लाइन में हमारे पास लूप चल रहा है x 0 से n तक, ठीक है, तो कब तक चलेगा, जब तक n की वैल्यू, हमें क्या पता कि n की वैल्यू क्या है, तो बिगो n अंदर जो है सिंपल प्रिंट फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो बिगो एन कांस्टेंट टाइम सिंपल प्रिंट। लेकिन ये ये प्रिंट जो है एक्स, ये कब तक चलेगा, जब तक जहाँ तक आपका एन है, एन की रेंज, यानी जब तक आपका एन जितना होगा उतने टाइम्स लूप चलता जाएगा। तो अगर हम इसका टोटल टाइम प्लस करें, तो हम इसका टोटल टाइम फाइंड करें, तो O1 प्लस एन इंटू O1, कि कितनी ज़्यादा क्या, एन मल्टीप्लाई बाय O1, ठीक है, मैंने बिगो एन कर दिया, एक ही बात होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, एन, ठीक है, O1 कांस्टेंट है, तो वो तो हम इग्नोर कर देंगे इस केस में, ठीक है। 2 टर्म्स है ना, तो एन वाली जो टर्म है वो ज़्यादा हमारे पास फास्टेस्ट है, तो बिगो एन इसका टोटल टाइम आ जाएगा। अब हम एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल किसकी, क्वाड्रेटिक फंक्शन की। कैसे पता चला, क्योंकि एन की पावर दी स्क्वायर है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब हमने इस केस में हमने क्या लिया कि हमने एरे ले ली, 2 डायमेंशनल एरे, यानी रोज एंड कॉलम। अब हमने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है इसमें क्या है कि हमारे पास जितनी हमारे पास यहाँ पर रोज़ हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास n रोज़ हैं, तो n ही कॉलम्स हैं, यानी n इंटू एन, n का स्क्वायर, सही हो गया। अब हमारे पास क्या हमने लिया कि हमने एक फंक्शन लिया यहाँ पे, जिसकी रिटर्न टाइप हमने रखी इंट, नाम स्टूपिड फंक्शन, और इसमें हमने क्या किया कि हमने एरे ले ली, 2 डायमेंशनल एरे एज अ आर्गुमेंट भेजा। अब फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि पहली स्टेटमेंट हमारे पास अगर हम देखें तो टोटल इक्वल टू 0, खुद से अगर हम आंसर करें कि भाई इसका क्या टाइम होगा, सिर्फ इस स्टेटमेंट पर हम फोकस करें, तो सिर्फ 0 साइन हो रहा है टोटल पे, तो यानी कांस्टेंट टाइम।
सर असाइन तो असाइन हो रही वैल्यू कांस्टेंट टाइम। अब हम यहाँ पर आए तो हमारे पास लूप चल रहा है, एक आउटर लूप और एक इनर लूप। आउटर लूप ये करेगा क्या बेसिकली, ये फंक्शन करेगा क्या कि ये हर रो पर जाएगा और हर रो का सम फाइंड करेगा, करते करते मतलब जो हमारा पूरा हमारे पास करते करते हमारे पास पूरी एरे का टोटल सम आ जाएगा, इन वैल्यूज़ का सम, क्या कि टोटल क्या सम है इसका। अच्छा, अब ईच रो इन एरे यानी ईच रो पर जाओ और हर वैल्यू को प्लस करके लाओ, यानी हर रो का प्लस करो। फिर इस तरह इसका फॉर एग्जांपल इसका हमारे पास आ गया 36, फिर इसका आ गया हमारे पास 54, फिर इसका इस रो का हमारे पास आ गया 24। तो अब तीनों को प्लस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सम आ जाएगा, ठीक है, पूरी 2 डायमेंशनल एरे का। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि अगर हम यहाँ पर ईच रो पे गए, हम इस रो पर गए फर्स्ट रो पे, तो फर्स्ट रो पे इनर लूप क्या करेगी, आई किस तरह होगा, पहले 1 पे 4 प्लस होगा, फिर 4 में मतलब 5 हो जाएगा, फिर 5 में 3, फिर 8, फिर 5, फिर 4, फिर 7, फिर 2, और इस तरह हमारी क्या हो जाएगा कि हमारी पूरी रो का सम आ जाएगा, ठीक है, टोटल में। फिर इसी तरह जब इसमें सम आ जाएगा तो हम इस रो का इसका फाइंड करेंगे और वो सम ऐड अप हो जाएगा पहली वाली रो में जो आंसर था ना उसकी रो में ऐड अप हो जाएगा। फिर इस तरह हमारे क्या करते करते हमारी मतलब तीनों मतलब पूरी एरे का सम फाइंड कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम सिर्फ अगर इसको देखें, सिर्फ हम समझे कि सिर्फ यही स्टेटमेंट थी, तो इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है कि आई की वैल्यू प्लस हो रही टोटल में, तो ये स्टेटमेंट क्या टाइम लेगी, प्लस हो रहा है तो बिगो 1, प्लस हो माइनस हो प्रिंट हो मल्टीप्लिकेशन हो, तो ये बिगो 1 लेता है, यानी कांस्टेंट टाइम लेता है। और ये वाली भी क्या लेगी, इसका लिखा नहीं तो इसका आप लोगों को पता चल जाना चाहिए। इसमें हमारे पास क्या वैल्यू मतलब लेगी, बिगो 1, क्योंकि सिर्फ टोटल रिटर्न हो रहा है, ठीक है, वैल्यू जो आई थी टोटल की रिटर्न कर दो। तो टोटल टाइम क्या हुआ हमारे पास, इसको एडअप करो। टोटल टाइम के लिए हमने इनका सम कर लेना है, बिगो 1, ठीक है। अब ये अगर हम केस देखें, ठीक है, तो ये वाली जो है ये हमारे पास कितने टाइम चलेगी, ये तो n हो गया, ठीक है, और ये भी n हो गया। तो अगर हम इन दोनों का देखें, इन दोनों का, तो हमारे पास क्या है, n का स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये n स्क्वायर टाइम चल रही है ये वाली, ठीक है, क्योंकि बाय लूप भी चल रहा है अंदर लूप चल रहा है, और ये दोनों मिला के n स्क्वायर, तो n स्क्वायर इंटू बिगो 1, ठीक है, n स्क्वायर। और ये वाली स्टेटमेंट क्या है, यहाँ से आई ये वाली। तो टोटल टाइम अगर हम टोटल देखें, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई, ठीक है, इसको हम कैंसिल कर देंगे, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है ना, तो n स्क्वायर के बराबर तो ये कुछ भी नहीं, ठीक है, इसको भी इग्नोर कर देंगे। और अब हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, बिगो n का स्क्वायर। अब मतलब ये n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बिगो 1 था, ठीक है, इसके अंदर ही। तो अब ये तो कांस्टेंट है, इसको इग्नोर करेंगे, तो n स्क्वायर इज द योर फाइनल टोटल टाइम टेकन बाय योर प्रोसेसर, सही है। अब अगर हम पीछे से देख लें कि हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं, हाँ, थोड़ा सा फिर से हम देख लेते हैं पीछे के हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हमने सबसे पहले पढ़ा कि बिग नोटेशन क्या होती है, ठीक है, मेजरिंग टाइम होता है, रनिंग टाइम हम देखते हैं इसमें, ठीक है, और इसकी स्पेस की भी हमने बात नहीं, क्योंकि बिग नोटेशन में बेसिकली हमारा मेन फोकस रनिंग टाइम पर ही रहता है, ठीक है, स्पेस रिक्वायरमेंट्स पर अभी हम करेंगे बात कभी, ठीक है, रनिंग टाइम पे, कि आपका प्रोग्राम जैसे जैसे आप इनपुट साइज बढ़ाते जा रहे हो तो आपका प्रोग्राम का रनिंग टाइम कितना मतलब क्या है, ठीक है। रनिंग टाइम क्या है, टाइम इट टेक्स टू एग्जीक्यूट अ पीस ऑफ कोड, आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में कितना वक्त लग रहा है वो आपका रनिंग टाइम होगा। एग्जाम्पल हमने कंसीडर की, जैसे जैसे हम साइज़ बढ़ाते जाएंगे एरे का हमारा टाइम भी इंक्रीज़ करेगा, तो जब इस केस में क्या हो जाएगा, लीनियर केस हो जाएगा, ठीक है, लीनियर टाइम, कि लीनियर मतलब क्या, जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो आपका टाइम भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें हमने 2 कंडीशंस देखी थी, इसमें हमने यहाँ पर 2 कंडीशंस देखी थी कि हमने जब हमारे पास हमने यहाँ पर लीनियर इक्वेशन हमने कंसीडर की या ग्राफ की हेल्प से, के
तो हमने यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को इग्नोर किया, फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म को कंसीडर किया, फिर उसके में जो कोफिशिएंट था उसको ड्रॉप किया तो बिग ओ एन। तो हम लीनियर टाइम को कैसे डिनोट करते हैं, बिग ओ एन से। अब हमने यहाँ पर रीज़न पढ़ा कि क्यों हम जो है ये बिग ओ नोटेशन यूज़ कर रहे हैं, कि टाइम को हम सेकंड्स में क्यों नहीं कर सकते। ये इस वजह से हमने पढ़ा कि आपके हार्डवेयर, आपकी जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। हर प्रोसेसर का अपना टाइम होता है, इस वजह से हमने कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हमने बिग ओ नोटेशन मैथमेटिकल, यानी कि हर कोई अब ये यूज़ करे, ठीक है। अब हर किसी के प्रोसेसर का अलग टाइम है, तो अगर एक चीज़ जो है मतलब हर प्रोसेसर में जाके अलग अलग टाइम देगी तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और वो हमारे पास जो है मतलब ऑथेंटिक नहीं होगा। तो इस वजह से हमने बिग ओ नोटेशन का यूज़ किया। अब हमारे पास लीनियर टाइम के बाद हमने पढ़ा कि कांस्टेंट टाइम, अब एक टाइम तो नहीं होता ना, डिफरेंट केसेस होते हैं हमारे पास। यहाँ पर हमने पढ़ा जी कि हमारे पास कांस्टेंट टाइम, यानी कांस्टेंट टाइम को कैसे डिनोट करेंगे, बिग ओ एन, बिग ओ वन। कांस्टेंट से ही पता चल रहा है कि हमारे पास, कांस्टेंट से ही हमें पता चल रहा है कि हमारे पास क्या होगा कि टाइम नहीं चेंज होगा, टाइम की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, साइज बढ़ाते जाओ फ़र्क नहीं पड़ेगा टाइम पर। अब हमने यहाँ पर अगली स्टेटमेंट देखी कि वाई वी कंसीडर दीज टू कंडीशंस, हम इन दो कंडीशंस को क्यों कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न भी हमने यहाँ पर जाना कि बिग ओ जो है ये हमारे पास क्या करता है कि हमारी एन की वैल्यू जो लार्जर है ना उसको जो है उसका मतलब बिग ओ नोटेशन का फोकस उस पर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इक्वेशन दी, फिर एन की वैल्यू 1000 थी तो 1000 का स्क्वायर लो, तो फिर आपको पता है कि ये वाली वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो इसका टाइम में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है तो हम इसको लेके चले। फिर हमने यहाँ पर कुछ टाइप्स देख ली कि बिग ओ एन की क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप्स में हमने देखा लीनियर टाइम है, क्वाड्रेटिक टाइम है, क्यूबिक है, लॉगरिथमेटिक है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट की बात हम कर चुके थे, लीनियर की बात कर चुके थे, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लॉग उसके साथ, ठीक है। आगे भी इनको, क्योंकि अब ये बिग ओ नोटेशन जो है जैसे जैसे हम प्रोग्राम करेंगे तो हम टाइम का डाटा स्ट्रक्चर्स में तो होता ही है कि हम टाइम को देखते हैं, या तो वो आगे चल के चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो अभी हमने सिंपल रखा समझने के लिए कि ये टर्म क्या होती है, कॉन्सेप्ट लिया, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम इसमें देखें तो एन का स्क्वायर, एन की क्यूब, एन की बस वैल्यू चेंज हो रही है, कांस्टेंट में सिर्फ वन कांस्टेंट, ठीक है। चल रहा है ना, अब हमारे पास ये, अभी देखिए ये स्टेटमेंट प्रिंट फंक्शन थी तो हमने इसको बोला कि ये कांस्टेंट टाइम लेगा, तो टोटल टाइम में हमने इसका एडअप किया तो एन जो है हमने बिग ओ एन आ गया, ओके। एन जो है हमारे पास फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म थी, कांस्टेंट को इग्नोर किया। इसी तरह हमारे पास प्लस मल्टीप्लिकेशन जो है बिग ओ कांस्टेंट टाइम लेता है तो हमने इसको बिग ओ एन से डोनेट कर दिया प्रिंट। इस तरह इसका भी आपने टाइम फाइंड कर लेना है इसी तरह, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर एग्जांपल देखी क्वाड्रेटिक की, हमने 2 डायमेंशनल एरे देखी, इसमें हमारी एरे का जो साइज़ था वो एन का स्क्वायर था, तो इसका मतलब यही है कि हमारा लूप जो है वो कितनी दफ़ा टाइम चलना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हमारी जो है अगर हमने लूप्स पढ़े हैं तो हमारे पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि अगर ये मतलब रोज़ एन है, ओके, कॉलम भी एन है, तो ये आउटर जो है ये रोज़ के लिए चल रही है, ये जो इनर है ये कॉलम के लिए चल रही है। ईच रो में जो आई है तो कॉलम को डोनेट करे ना, 1 4 3 3 8 5 4 7 2, तो एन इंटू एन मल्टीप्लाई कर दो तो एन का स्क्वायर, ठीक है, एरे का साइज़, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर लूप के अंदर जो वैल्यू ये स्टेटमेंट है इसमें आई प्लस हो रहा है टोटल में, तो ये कितना टाइम लेगा, एन का स्क्वायर इंटू बिग ओ वन, सही हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर रिटर्न टोटल, अब यहाँ पे जो रिटर्न टोटल है, ठीक है, तो टोटल रिटर्न कर रहा है तो बिग ओ वन। अब हमारे पास यहाँ पर टोटल टाइम क्या आ जाएगा, बिग ओ वन प्लस बिग ओ एन का स्क्वायर इंटू वन करो, या एन का स्क्वायर ही ले लो क्योंकि ये हमारे पास सबसे ग्रोइंग टर्म आ गई है ना, ये इस पर डिपेंड करता है कि ये एन बिग ओ वन किस पर डिपेंड कर रहा है कि ये स्टेटमेंट कितना चलेगी, एन स्क्वायर टाइम्स, ठीक हो गया। और प्लस ये वाली आखिर में वन कर दो तो ओ वन बिग ओ वन कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, इग्नोर करो, ओ एन स्क्वायर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म, यू हैव टू कंसीडर दिस टू द आंसर ऑफ टोटल योर टाइम टेकन बाय दिस फंक्शन, सही हो गया। अच्छा, आज की वीडियो के लिए हमारे पास इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसी को लेकर इसकी एग्जांपल से और समझने की कोशिश करेंगे, प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स
को पिक करके उसमें से समझने की कोशिश करेंगे।